एंजाइम जहाँ तक की बात है कि आपका प्रोटीन है, प्रोटीन के अलग अलग काम हो सकते हैं, लेकिन उस प्रोटीन जब बनता है, अमाइनो एसिड से जब प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन में से जो वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट जो क्रिएशन है प्रोटीन जो बना है वो है एंजाइम। एंजाइम ने टाइम को छोटा करके रख दिया है। आपकी एक रिएक्शन जो जिसको होने में आपका सालों साल लगते, हज़ारों साल लगते, वो अब सेकंड्स में हो जाती है, केवल और केवल किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से। तो एंजाइम्स का चीज़ों को, आज हमारी उम्र इतनी है, अब चीज़ें इतनी जल्दी हो पा रही हैं, हम इतना सोच पा रहे हैं, सारा रोल, सारा श्रेय एंजाइम्स को जाता है। चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या बोलता है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन ही हैं। और ये बात बिल्कुल है कि 99.9% आपको जो भी एंजाइम मिलेगा, एंजाइम एक तरीके से आप इसको, एंजाइम होते हैं आपके, लिख लीजिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आपको कैटलिस्ट की डेफिनेशन पता है? एक रिएक्शन होनी है, उस रिएक्शन को कराने में आपका रिएक्टेंट्स होंगे। इधर की साइड आपका क्या रहता है? रिएक्टेंट। और इसके केस में, एंजाइम्स के केस में, इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट आपका होगा। यहाँ पर आपका ये रिएक्शन होना है, मान लीजिए होती थी पहले 10 साल के अंदर, ये रिएक्शन को होने में 10 साल लगते थे, अब इस रिएक्शन को होने में एंजाइम्स की वजह से नैनो सेकंड लग रहे हैं, केवल और केवल। यहाँ पर आपका जाएगा कैटलिस्ट। यहाँ पर ये चाहे तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हो सकता है, चाहे कैटलिस्ट हो सकता है, क्योंकि कैटलिस्ट नॉन बायोलॉजिकल भी होते हैं। आपका जो अदर रिएक्शंस होती हैं वो केमिस्ट्री लैब में आप कैटलिस्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में जो भी कैटलिस्ट होगा वो आपका एंजाइम कहलाएगा। 99% जो होते हैं सारे के सारे प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस तो मिलेंगे, और एक्सेप्शन होता है RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका, अगर आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर याद हो पिछले चैप्टर में राइबोसोम, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो बना होता है वो बना होता है हमारा प्रोटीन से, और प्रोटीन के साथ होता है RNA। RNA भी स्पेसिफिकली कौन सा होता है? RRNA की बात कर रहे हैं। इसमें जो RRNA है उसमें से स्पेसिफिकली जो 23S RNA या 28S जो RRNA होते थे, जो कि पोर्शन RRNA जो होते हैं, ये काम करते थे, ये किसी रिएक्शंस को, जो प्रोटीन की जो रिएक्शंस है, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो उसको कौन कैटेलाइज करा रहा है? तो उसे ये RNA कैटेलाइज करा रहा था। तो ये एक्सेप्शन कुछ इस तरीके से है कि ये इतनी बार नीट में और इतनी बार एक नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज राइबोजाइम, या इस तरीके से। तो ये जो RRNA है जो कि प्रोटीन की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, इसको बोल देते हैं हम राइबोजाइम। राइबोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एक नंबर के क्वेश्चन में या नीट के अंदर भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हमको पता है। There are some nucleic acid that have the enzyme like characteristics। और जो क्या होता है? राइबोजाइम। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, ये है राइबोजाइम। राइबोजाइम होता है RRNA, RRNA पार्ट होता है आपका राइबोसोम का, ठीक है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय द लाइन डायग्राम, कि आप लाइन डायग्राम से भी आप एंजाइम को दिखा सकते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, वो कोई भी प्रोटीन जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है। भाई देखिए, शुरुआत तो हमने प्रोटीन से की थी ना, ये आपका प्रोटीन बनाते हुए चलते जाइए। फिर उसके बाद ये अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद ये अपना एक तरीके से टर्शरी स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करेगा। जब ये टर्शरी स्ट्रक्चर लेगा तो ये देखिए कुछ पॉकेट्स बन जाती हैं, इन पॉकेट्स को बोला जाता है जहाँ पर कि चीज़ें बैठ करके रिएक्शन करेंगी। ये पॉकेट बन गई, यहाँ पे एक पॉकेट बन गई। इन पॉकेट्स को बोला जाता है एक्टिव साइट। क्या बोला जाता है? एक्टिव साइट लिख देते हैं। ये पॉकेट्स बन गई आपकी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का सीधा मतलब है, इसको अगर मैं इसकी बजाय कुछ इस तरीके से करके दिखाऊं कि ये है आपका प्रोटीन, ये अंदर पूरा इस तरीके से गुचड़ शेप है, और इसकी कहीं कहीं ऐसे साइट्स बनी हुई हैं। अब इन साइट्स में क्या खास बात होगी कि यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट अंदर जाएगा, मान लीजिए सबस्ट्रेट अंदर गया और इसको टूटना था, ये एंजाइम इसको तोड़ देता है, तो ये टूट करके दो भागों में बाहर आ जाएगा, तो इसने रिएक्शन कैटेलाइज कर दी। मेन है, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये जो जगह बनी हुई है जहां पर जाकर आपका सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट जाकर के लगता है। ओके, दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, एक एंजाइम जो कि किसी भी प्रोटीन की तरह हैज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होगा, उसका टर्शरी स्ट्रक्चर भी होगा। व्हेन यू लुक एट टर्शरी स्ट्रक्चर, जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यू विल नोटिस, आप देखेंगे कि बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ऐसे फोल्ड किए जा रही है ना। टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये होता है कि आपका सेकेंडरी जो सो कॉल्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे आ जाएं।
So you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself, वो अपने आप fold होगी. The chain crisscrossed itself and hence many crevices or pockets are made. उसकी वजह से कुछ पॉकेट्स बन जाती है और उसकी पॉकेट को क्या देखिए, ये वाला जो पॉकेट बना था इसको क्या बोल दिया था हमने, एक्टिव साइट बोल दिया था. वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. ये हम डिस्कस कर रहे थे. एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज क्रिवाइस और द पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट. सबस्ट्रेट क्या होता है हमारा, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनको सबस्ट्रेट बोलते हैं. ये यहाँ पे जाके फिट होते हैं, उनका रिएक्शन आगे कैटलाइज हो जाता है. 10 एंजाइम्स दो थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज द रिएक्शन एट अ हायर रेट. वहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर एंजाइम का कैटालिसिस होगा और हायर रेट पर होगा, बहुत ज़्यादा. एंजाइम कैटालिसिस डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट. देखिए आपका बाकी जो लिविंग चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर भी आपका कैटलिस्ट तो होता है, लेकिन वो वाला जो कैटलिस्ट है इस कैटलिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि वो वाला कैटलिस्ट इतना पोटेंट नहीं होता, इतना बेहतरीन नहीं होता, इतना जल्दी से रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है. उसमें टेम्परेचर का अलग रोल है. यहाँ पर बायोलॉजिकल जो एंजाइम है उसमें टेम्परेचर का अलग रोल है, वो नीचे देखेंगे, अभी हमको सारा रोल्स वगैरह देखने हैं. लेकिन मेन आइडिया है दोनों कैटलिस्ट हैं, दोनों रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं. एक लिविंग बीइंग में पाया जाता है, एक नॉन लिविंग में पाया जाता है. इनऑर्गेनिक, नॉन लिविंग, एंजाइम, लिविंग. बट वन द मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन. इनऑर्गेनिक जो सबसे मेन डिफरेंस है वो क्या है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंसी एट द हाई टेम्परेचर एंड द हायर प्रेशर. मतलब आप जो बाकी जो कैटलिस्ट होते हैं बाहरी दुनिया में, उसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उसके लिए प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी. ये बात जो होती है एंजाइम्स पे लागू नहीं होती है. अब वो इसलिए लागू नहीं होती है क्योंकि जैसे ही आप इस पे आग लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो प्रोटीन है ना, ये तो भैया डी नेचर हो जाएगा, ये अपना शेप घुचड़ मुचड़ से कुछ और घुचड़ मुचड़ शेप बना लेगा. अब ये एक शेप से दूसरी शेप पे जाने की वजह से इसकी एक्टिव साइट की जो दशा थी, जो जिस वे में वो एक्टिव साइट पहले मौजूद थी वो अब नहीं रही. अब वो नहीं रही तो वही तो था जहाँ पे एंजाइम का कैटलिसिस हुआ करता था. अगर वो जगह ही नहीं बची है तो एंजाइम का कैटलिसिस कहाँ होगा. तो बाहर वाले जो थे उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी भी बढ़ेगी. यहाँ वाले एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं. देखिए मान लीजिए हम 37 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं, तो हम इवॉल्व, हमारे प्रोटीन्स, हमारे एंजाइम्स, हमारी सब चीज़ें इवॉल्व भी तो इस तरीके से हुई हैं कि वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही सबसे ज़्यादा काम करें. वरना अगर ये होता कि व्यक्ति ज़्यादा टेम्परेचर करने से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो हम हो सकता है कि हॉट प्लेट पर बैठ करके अपना एग्ज़ाम लिख रहे थे, क्योंकि जितने ज़्यादा गर्म होंगे उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा. तो ऐसा नहीं है. केवल और केवल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमारा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक पीएच, एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरियाज, कैटेगरीज होती हैं उन पर ये एंजाइम, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो काम करते हैं. बाहर वाले टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, अच्छे काम करते जाएंगे. ओके, यहाँ पर बोल रहे कि वाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर. भाई 40 अंडा क्या होता है, अंडे को आप उबालते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में था ना, पहले उबालेंगे जैसे ही वो क्या हो गया, उसने अपनी शेप बदल ली, वो गर्मी की वजह से उसने शेप बदल ली. वो यही था कि वो डी नेचर हो गया. इसको बोलते हैं डी नेचर, अपने नेचर से कुछ और बन जाना. डी नेचर, उसका जो पहले जो नेचर हुआ करता था वो नहीं रहा अब. हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर द एक्सट्रीम टेम्परेचर. देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल जो लिया जाएगा, जैसे कि हमारे कुछ बैक्टीरिया, लाइफ जो है दुनिया में हर जगह मिलती है. हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर पानी उबल रहा होता है वहाँ पर, जैसे ज्वाला जी पे आप अगर सुना होगा तो वहाँ पर पानी उबलता है, तो वो वहाँ पर भी बैक्टीरियाज वगैरह मिलते हैं, लेकिन वहाँ तो टेम्परेचर इतना हाई है. तो फिर वहाँ पर उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं उनकी कंडीशन क्या है कि भैया वो देखिए, जिस तरीके से हम 37 पे हैं, हम इस तरीके से इवॉल्व हुए कि हमारे प्रोटीन इस तरीके से इवॉल्व हुए कि 37 पे अच्छा काम करेंगे. अरे भाई उनके प्रोटीन इस तरीके से इवॉल्व हुए कि वो उस हायर टेम्परेचर पर अच्छे से काम करेंगे, 80 और 90 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से काम करेंगे. एग्जाम्पल, आपका जो लैब में आप सो कॉल्ड डीएनए का जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, थर्मस एक्वेटिक से निकाला हुआ, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा. से आसान भाषा में आजकल आपने सुना होगा फॉरेंसिक साइंस चल रही है. फॉरेंसिक साइंस में अगर किसी व्यक्ति का एक बूंद भी ब्लड वहाँ कहीं मिल जाता है तो पता लगा लेते हैं कि हाँ ये उसी व्यक्ति का ब्लड था. तो वो जिस मशीन से पता लगाते हैं उस मशीन का नाम होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का नाम होता है टैक पॉलीमरेज. ओके, टैक पॉलीमरेज. इस टैक पॉलीमरेज की खास बात यह है कि ये बहुत हायर टेम्परेचर पे काम कर लेता है. क्यों कर लेता है? क्योंकि ये निकाला ही उस बैक्टीरिया से गया है जो कि रहता ही इतने उबलते पानी में था.
तो भाई अगर पीसीआर के जब रिएक्शन हो रही होगी, जब हम वो रिएक्शन करा रहे होंगे डीएनए को अमाउंट में बढ़ाने वाली, तब ये पर्टिकुलर जो प्रोटीन है या ये पर्टिकुलर जो एंजाइम है ये गुचुड़ मुचुड़ होकर के डीनेचर नहीं होगा, क्योंकि ये आया ही कहाँ से है, ये आया ही 80 और 90 डिग्री सेल्सियस से है, ये तो पहले से ही पुख्ता है इतना। तो ये दूसरा तरीका, देखिए ऐसा नहीं है कि ये अगर 80-90 पे काम कर रहा है तो अब आप इसका टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ा दो, नहीं। लिविंग थिंग्स की खास बात ये है कि ये बेल शेप्ड कर्व में काम करेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर होगा ज़रूर, चाहे तो ये हमारे अंदर 37 डिग्री सेल्सियस हो तो हमारा प्रोटीन, हमारा एंजाइम अच्छे से 37 पे काम कर जाएगा, ये चाहे तो 90 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो वो बैक्टीरिया में 90 डिग्री पे काम करेगा। अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे या घटाने की कोशिश करेंगे तो जो एंजाइम की एफिशिएंसी है, एंजाइम जिस ओज से काम करता है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल था थर्मस एक्वेटिकस का, जिसमें कि हाई टेम्परेचर पे वो काम कर सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे भले से मान लिया कि चलिए 90 डिग्री सेल्सियस पे बड़े अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन भाई 90 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर कम नहीं होता है ना, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रोटीन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, उसका एंजाइम्स में इंटरेक्शंस इतनी ऐसी होनी चाहिए, भाई बहुत सारे डाइसल्फाइड लिंकेजेस मिलेंगे आपको, है ना। देखिए भाई आसान भाषा में सोचा जाए तो यही हो रहा है ना कि आपका जो प्रोटीन है वो इतना सख्त है, इतनी अच्छी इंटरेक्शंस उसमें मौजूद हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलवा नहीं पा रही है ना। तो उसके अंदर बहुत अच्छे से जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस है, वो बहुत अच्छे लेवल की होगी। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो देखिए लोहा था, सॉलिड था, आपने पिघला दिया, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला गया, लेकिन ये रिएक्शन है, लेकिन फिजिकल रिएक्शन है। अपना पानी था, आपने पानी उबाल दिया, भाप बना दिया, रिएक्शन है, पानी से भाप बन गया, लेकिन फिजिकल रिएक्शन है। बर्फ बना दिया, फिजिकल रिएक्शन है। पानी का कुछ और इस्तेमाल करके हाइड्रोलाइज करा दिया स्टार्च को, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है इसके बारे में कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड एंजाइम, एंजाइम को हम किस तरीके से पढ़ें। भाई एंजाइम का काम होता है केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज कराना, तो चलिए थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दो तरीके के चेंजेस आते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, जो हमने अभी डिस्कस किया, सिंपली रेफर्स टू द चेंज इनटू द शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। आपका कांच का गिलास था, जमीन पे गिरा, टूट गया, चेंज आ गया, फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड द फिजिकल प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस है। अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द चेंज इन स्टेट। अब स्टेट में चेंज हो जाए, पानी वाला जो हमने एग्जांपल लिया था कि आइस मेल्ट हो जाती है या वाटर बिकम्स द वेपर, आप पानी उबाल दीजिए, ये सारा का सारा फिजिकल, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब दो बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब उस टाइम पर जो रिएक्शंस होती है उनको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। दो चीजों के बीच में नए बॉन्ड का निर्माण होना इज कॉल्ड एज द, या टूटना, ऑब्वियसली दोनों चीजें केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। ओके, अब बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे दिया इसने, BaOH2 एंड हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे रिएक्शन करके ये रिएक्शन हो जाएगी। नॉर्मल एग्जांपल है, समझने की भी जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है, मान लिया। सिमिलरली इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू अ ग्लूकोज इज आल्सो एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। अगर हम याद करें कि जो सो कॉल्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था स्टार्च का, ये था हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये था हमारा दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पर जब आप पानी प्रोवाइड करा देंगे तो यहाँ पर ये दोबारा से इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यहाँ पर भी OH आ जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। आपने पानी का इस्तेमाल करके स्टार्च को अलग अलग इंडिविजुअल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। अब रेट ऑफ फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। भाई रेट क्या है, सिंपल रेट की डेफिनेशन बोल रहा है ना। आदमी, आपने सुना है ना, दिहाड़ी पे काम करते हैं मजदूर, तो एक दिन में एक व्यक्ति एक फावड़ा लेकर के कितना गड्ढा खोद सकता है, वो उसका रेट है, उसकी एफिशिएंसी है। वैसे ही आपका यहाँ पर रेट काम कर रहा है। किस तरीके से बोलता है कि ये रहा कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है, गड्ढा कितना खोदा जा रहा है, फाउंड पर यूनिट टाइम, एक दिन में कितना, दिहाड़ी पे कितना ले रहा है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज ये रेट।
एक पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज योर रेट। आपका कंपनी कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रही है वो आपका रेट पे कि क्या रेट है, आप 500 पैकेट बना पा रहे हैं एक दिन में, दैट इज योर रेट, खत्म। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द वेलोसिटी आपका ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इज स्पेसिफाइड। ओके, आपका एक वेलोसिटी, भाई देखिए रेट आपका ये भी तो बता रहा है ना कि ये जो आप अगर किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि यार वो बंदा एक दिन में ना 5 फुट के गड्ढे खोद देता है, मतलब 5 गड्ढे जो कि 5 फुट के हैं वो 5 खोद देता है। अब दूसरा बोलता है नहीं यार ये जो दूसरा बंदा है ना ये 5 दिन में 8 गड्ढे 5 फुट के खोद सकता है। तो दोनों चीज़ें सेम है नहीं है कि वो बोल रहे एक का रेट ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है। तो रेट और वेलोसिटी आपस में आप एक तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है या उसका रेट ज़्यादा है। रेट ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। अब ये जो उस व्यक्ति के जो काम करने की जो क्षमता है वो क्षमता किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी। भाई उस व्यक्ति ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, उस दिन मौसम कैसा था, भाई धूप वाला मौसम है, ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा कम काम होगा, है ना। ऐसे ही जो आपकी जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, और वो क्या चीज़ों पे डिपेंड करते हैं वो हमको आगे चल के पढ़ना है। चलिए अभी तो उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेंगे वो देख लेंगे कि वो टेम्परेचर पर, पीएच पर और भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। अ जनरल थंब रूल ऑफ थंब इज दैट द रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ। ये बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं कि या तो डबल हो जाएगा या आधा हो जाएगा 10 डिग्री पे। आप 10 डिग्री को बढ़ा दीजिए टेम्परेचर, और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो रिएक्शन रेट है वो डबल हो जाएगा। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को नीचे कर देते हैं तो रिएक्शन रेट भी आधा हो जाएगा, है ना। तापमान को 10 डिग्री, सिंपल तापमान बाहर 10 डिग्री अगर बढ़ गया तो व्यक्ति जो है ना, जो बाहर काम कर रहा था वो 5 की बजाय 2.5 गड्ढे खोदेगा, और जो अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो भी उसी तरीके से काम में करेगा, ठीक है। तो ये केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल कैटालिसिस होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बड़ा ही मेरे हिसाब से बड़ा ही, अगर हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो बड़ा ही वेग स्टेटमेंट है। आपको बहुत अलग अलग तरीके के एंजाइम्स मिलेंगे जो कि रिएक्शन रेट को बहुत अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं, ओके। तो इसको इतना दिल से मत लीजिएगा, आपको आगे और अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। देखिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्हेन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस आर ऑब्जर्व, जब एंजाइम की कैटलाइज की रिएक्शन ऑब्जर्व की गई तो रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, कि यहाँ पर जो रेट था वो कुछ ज़्यादा ही आगे भाग गया। अब आपका एग्जांपल ले लेते हैं हम कि भाई आप सांस ले रहे हैं, सांस ली, लंग्स में ऑक्सीजन भर गई, लेकिन जब आप भर गई, अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बैठ करके नीचे चली जाएगी, कहाँ पर, टिश्यू पे। लेकिन टिश्यू से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी तो रही है, और वो ट्रांसपोर्टेशन में कैसे जाती है, वाटर से। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। इसके बारे में अगर डिटेल में देखना है आपने तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ वाला जो चैप्टर है, वहाँ वो वाला चैप्टर आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, और वाटर से रिएक्ट करके बना रहा है आपका बाइकार्बोनेट HCO3-। इसको भी फर्दर ये डिजोल्व हो जाता है H+ HCO3- में। अगर इस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बहुत स्लो है। क्या है, कैसे स्लो है, चलिए पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, अगर इस रिएक्शन में एंजाइम ना हो तो रिएक्शन इज वेरी स्लो। व्हाट अबाउट 200 मॉलिक्यूल होंगे बीइंग फॉर्म्ड, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल। क्या होता है 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल? अगर आपने उसी की जगह ये एंजाइम यूज कर लिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली फ्रॉम लाइक विद अबाउट 600,000 विच इज लाइक 6 लाख मॉलिक्यूल हर एक सेकंड बनेंगे। वो पहले 200 में 1 घंटे में 200 बन रहे थे, यहाँ 1 सेकंड में 6 लाख बन रहे हैं। अब देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो अब रिएक्शन रेट अगर आप निकालने बैठेंगे तो पता चलेगा 10 मिलियन टाइम्स। इस वक्त डबल नहीं हो रहा है रेट, ऊपर डबल खेल रहे थे ना, 10 मिलियन टाइम्स गुना ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन हो पा रही है, जल्दी हो पा रही है। द पावर ऑफ द एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, ऑब्वियसली, कि भाई उसकी जो पावर, एंजाइम की जो पावर है वो बहुत बहुत खतरनाक है। देयर आर सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। हमारा ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल है, ग्लूकोज से आपके 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, 10 स्टेप होते हैं, 10 एंजाइम मिलते हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग एंजाइम होते हैं, अलग अलग रिएक्शन रेट होता है। These are thousands of types of enzyme each catalyzing a unique chemical metabolic reaction। देखिए ऐसा नहीं है, ये चाबी ताले की बात, वो चाबी ताले वाली बात है कि एक ताला एक चाबी, यही खुलेगा।
ऐसा नहीं है कि आप मास्टर के लिए घूम रहे हैं और आप एक एंजाइम से कुछ भी कैटलाइज कराए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही बना है। A multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or the different enzyme। अब मल्टी स्टेप में क्या हो रहा है कि ये भाई आपका सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स का मतलब हो रहा है, ये देखिए एंजाइम ना ऐसे भी होते हैं जो एक साथ आपका कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं, एक यूनिट, ये दूसरी यूनिट, ये तीसरी यूनिट, ये चौथी यूनिट, ये पांचवी यूनिट। एग्जाम्पल रेप्लिकोसोम। आपका जो रेप्लिकेशन होता है वो बहुत सारे एंजाइम एक साथ आके लग जाते हैं, फिर आपका रेप्लिकेशन होता है। आपका हेलिकेस, आपका सिंगल सेल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, आपका टोपोआइसोमरेज, आपका और मतलब इतने सारे प्रोटीन एक साथ लगेंगे, वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो आपका एक बार में रिएक्शन कर सकता है। मतलब हर चीज़ देखने को मिलेगी आसान भाषा में ये कि या तो आपका मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन हो सकता है जिसमें कि हर एक ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज बाय एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स से आपका एक स्टेप कैटलाइज हो रहा है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे इसकी ग्लूकोज से जब आप बना रहे हैं पायरुविक एसिड। 10 स्टेप थे, 10 एंजाइम थे, ऐसे याद रख लीजिएगा। इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे। और जब आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे करके जब आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी तो ये आपका ये एक पाथवे बन जाएगा। ओके, इसको ये पाथवे की डेफिनेशन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इज इन विच ग्लूकोज बिकम्स अ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, 10 स्टेप लग रहे हैं, 10 एंजाइम उसको रिएक्शन को कैटलाइज करा रहे हैं। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, जो कि चैप्टर 14 में, यू विल स्टडी दिस रिएक्शन। आप इन रिएक्शंस को देखेंगे डिटेल में। At this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction gives rise to variety of metabolic end products or in our skeletal muscle। भाई पायरुविक एसिड, आपका लैक्टिक एसिड, आपका ये सारी चीज़ें, अल्कोहल, ये 2-4 चीज़ें मिलके एसिटाइल कोएंजाइम है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एंजाइम के बारे में, आप इन चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में भी नहीं घुसेंगे तो भी चलेगा। इस एंजाइम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है हमको चैप्टर 14 में। जब हम चैप्टर 14 करेंगे तो यहाँ इन चीज़ों को, एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से स्केलेटल मसल में जब आप नॉर्मल सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से आपका पायरुविक एसिड बनता है, लेकिन अगर आप वहीं भागने लग जाएं तो एनारोबिक कंडीशन आ जाएगी, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन जब बॉडी को अच्छे से नहीं मिलेगी तो वो लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देता है। और लैक्टिक एसिड जब बनाना शुरू कर देगा, और अब अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। भाई अगर एनारोबिक कंडीशन है तो लैक्टिक एसिड बनाते हैं हम। याद है ना, सुबह उठ के जो अगर एक दिन जिम के कल से जिम करना है, कल से जिम करना है, कल से दौड़ मारनी है, करने के बाद अगर छोड़ देंगे तो अगले दिन दर्द होता है बॉडी में, तो वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि ये जब आप भाग रहे थे तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, एफिशिएंट अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में मौजूद नहीं था। आपकी बॉडी ने बोला नहीं है ऑक्सीजन, गोली मारो, अपना जितना काम हो सकता है बनाओ लैक्टिक, और उसकी वजह से जब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, उसकी वजह से वो दर्द होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन है, बैठे हुए हैं, आराम से बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, तो फिर ये आपका पायरुविक एसिड बना देगा। तो पायरुविक एसिड आपका फॉर्म हो गया है इन यीस्ट के अंदर। अब यही चीज़ अगर यीस्ट के अंदर हो जाए तो फर्मेंटेशन से आपका बन जाता है अल्कोहल। तो 3 चीज़ें बनती हैं। ये नहीं भी आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस इतना याद कर लो इस तरीके से। ओके, सो ये है हमारा ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज अगर भैया ऑक्सीजन है अच्छे से, है ना, ह्यूमन में देख लो, ह्यूमन में ऑक्सीजन है अच्छे से तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड के अंदर। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ह्यूमंस में ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड। और ऊपर कर लो इसको, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं है तो यीस्ट में ये बन जाएगा अल्कोहल। बस ये 3 चीज़ें याद रख लीजिए, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं कि 9.12.2 पे कि हाउ डू एंजाइम्स बीइंग अबाउट सच अ हायर रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स कि आखिर एंजाइम्स में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि वो इन रिएक्शंस को मिलियन बिलियन टाइम्स जो है तेजी से करा सकता है। ऐसा क्या खास बात है उसमें तो खास बात देखते हैं, चलिए। टू अंडरस्टैंड दिस स्टडी
टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल बिट मोर। चलिए पढ़ते हैं, बिल्कुल है, हम रेडी हैं, वी आर रेडी, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। चलिए एक्टिव साइट पता चल गया, अगर नहीं आइडिया था तो ये होता है एक्टिव साइट। ये आपका प्रोटीन था, प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, आपके इसमें कोई एक ऐसे खाली जगह मिलेगी आपको, और इस खाली जगह को बोला जाता है एक्टिव साइट। तो ये बन गया आपका, मैंने बना दिया एक्टिव साइट, ये लीजिए, ये रहा आपका एक्टिव साइट। ओके, एक्टिव साइट, चलिए एक्टिव साइट बन गई। आगे बढ़ते हैं। द केमिकल और द मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल, अगर कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका रेस्पिरेशन का सबसे पहला रिएक्शन होता है। अब द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट। अब इसके अंदर हम जो रिएक्टेंट डालते थे, इसके अंदर जो हम रिएक्टेंट डालेंगे वो हमारा बनता है, तो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट एक ही बात हो जाएगी। चलिए वो भी लिख लेते हैं। सो रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, ये ले लिया हमने, रिएक्शन और सबस्ट्रेट, और वो इस तरीके से ये रहा, मान लीजिए ये यहाँ पर जा सकता है, चला गया, बैठ गया यहाँ पे। ओके, हेंस एंजाइम दैट इज द प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये जो आपका प्रोटीन है वो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही तो था। ये अंदर इस तरीके से गुछुड़ मुछुड़ होगी, या तो हमने आराम से दिख जाए हमें, इसलिए हमने इसको बाहरी रूप से इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ओके। अब स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट भी हमने देख ली, ये रही हमारी एक्टिव साइट। अब कन्वर्जन ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज, भाई आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस तरीके से रिएक्शन भी इस तरीके से होती है। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड टू द एंजाइम ऑन टू द एक्टिव साइट, के सबस्ट्रेट को, ये जो सबस्ट्रेट है इसको एक्टिव साइट पे बाइंड होना पड़ेगा, और विद इन द गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट, ये जो जगह है एक्टिव साइट है जो कि पॉकेट बनी है, वहां पर ही बाइंड करना पड़ेगा। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज, सबस्ट्रेट कहीं भी हो उसको चल फिर के गुजर के प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो आपका घूम फिर के आ जाएगा आपका एक्टिव साइट के पास, और आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के पास आ जाएगा। अब देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए अब यहाँ पर ये बिल्कुल ज़रूरी बात हो जाती है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन है, ज़रूरी है तो है। रिएक्शन का होने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस तरीके से ये मेरा एंजाइम था, ओके, ये एंजाइम अगर मेरा इस तरीके से था, तो इस एंजाइम पे मेरा ये जो सबस्ट्रेट है वो इस तरीके से बाइंड होना बहुत ज़रूरी है, और इसको बोलते हैं हम ES कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे बोल रहा है कि E स्टैंड्स फॉर द एंजाइम। ठीक है, बिल्कुल भाई, ये हमारा E ले लेते हैं, इसको एंजाइम बोल देते हैं, ये रहेगा हमारा एंजाइम, और इसको बोल देते हैं सबस्ट्रेट। ओके, ठीक है। अब दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना। ये देखिए भाई, रिएक्शन तो कराना है ना, पकड़ के बैठ तो नहीं सकता, पकड़ेगा, कन्वर्ट करेगा, सबस्ट्रेट को बदल देगा प्रोडक्ट में, P में। ड्यूरिंग द स्टेट ट्रांजिएंट फिनोमेना मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, के जब वो स्टेट जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाउंड होते हैं, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ लाइक सबस्ट्रेट कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फॉर्म बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग। अब जब इसको जो रिएक्शन करानी है इसको करा लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को जो मारना पीटना है, उसको जो अलग तोड़ना पीटना है वो कर लेगा, और उस करने के बाद रिलीज क्या करेगा, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइड। और एक्टिव साइड से क्या रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ओके, इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, के आपका सबस्ट्रेट, आसान भाषा में आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 स्टेट, एंजाइम अलग से ले लीजिए, सबस्ट्रेट अलग से ले लीजिए, दोनों का पास आना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, सॉरी इंटरमीडिएट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत कम समय के लिए होता है, और उसके बाद सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है हमारे प्रोडक्ट में। The pathway of the transformation must go through so-called transient state structure। भाई जब तक बाइंड नहीं होंगे, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तब तक के प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता ना। कैसे बनेगा? आप किसी से बिना छुए हाथ मिला सकते हैं? नहीं, तो मिलाना, हाथ छूना पड़ेगा।
There could be many more altered structure state between the stable substrate and the product. देखिए अब ये बोल रहा है इसके साथ साथ कि ऐसा नहीं है, अगर हमने ट्रांजिएंट स्टेट और ट्रांजिएंट फिनोमेना की बात कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और स्टेट हो नहीं सकती है। बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं, आप किसी से हाथ मिला सकते हैं तो और भी काम दो हाथों से हो सकते हैं। बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में और भी अलग अलग तरीके के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट वो क्या क्या रिएक्शन है हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अगर ऐसी बात है थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रहेगा। देखिए क्या होता है, एंजाइम है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट आता जा रहा है एंजाइम पे, एंजाइम इसको कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में बनाता जा रहा है। लेकिन भाई नहीं चाहिए इतना प्रोडक्ट, नहीं कोई इस्तेमाल कर रहा है इतना प्रोडक्ट, तब क्या करोगे? तब ये प्रोडक्ट क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर इसी एंजाइम से कहीं और किसी और साइड पे जाकर इस तरीके से बाइंड कर जाता है, और जब ये बाइंड कर जाता है तो इसकी जो एंजाइम की जो शेप है वो ओवरऑल बदल जाती है। अब एंजाइम की ओवरऑल शेप बदलने से क्या हो जाता है कि ये सबस्ट्रेट इस पर बाइंड नहीं कर पाता है, तो हो गया ना एक तरीके से रेगुलेशन। आपने क्या बोला, आपने बोला कि सिंपल बोल दिया कि जैसे ही एक मैगी बनाने की फैक्ट्री थी, मैगी बनाने की फैक्ट्री में आप यहाँ पर ये बहुत बड़ा बक्सा था, इस बक्से में आपके 1000 पैकेट आ सकते हैं। अब बोल रखा है कि भैया एक बार में बिकेंगे 800, 1000 आ गए हैं, तो उसने बोला ठीक है 1000 आ सकते हैं, लेकिन 800 से जैसे ही ऊपर पैकेट आए ना तो बंद कर देना। तो यही हुआ कि जैसे ही 800 पैकेट इसके अंदर भर गए और 801वां पैकेट जो आया वो ले करके कोई बंदा ऊपर चला गया, सर 801वां पैकेट आ गया, बंद कर दो, बिकेंगे नहीं, ज़्यादा बना देंगे। सेम चीज़, एंजाइम प्रोडक्ट बनाता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तो रखी जाएगी ना, एक लिमिट तो फिक्स की जाएगी कि भाई इतना प्रोडक्ट मत बनाओ। और वो पता कैसे चलेगा, वो बातें कैसे होंगी, वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो इस तरीके से होता है। जब ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट जाकर के बाइंड कर जाता है एंजाइम पे, और एंजाइम की हो जाती है शेप चेंज, और शेप चेंज होने की वजह से होता है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट तो बाइंड ही नहीं कर सकता ना एंजाइम पे, तो नहीं होगा। अब जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी तो ये भी यहाँ से छूट के अलग हो जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ चलो प्रोडक्ट कम हो गया, बनाते हैं दोबारा से, ये चीज़। ओके, तो ये हमने जो पढ़ लिया है, भले से ये एंजाइम की जो रेट है वो क्या क्या चीज़ें उसको मैनिपुलेट करती हैं, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। ओके, और यही बता रहा है, क्या बोल रहा है, पेन ले लीजिए, पेन। ओके, पेन क्यों नहीं आ रहा? सो इम्प्लिसिट इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ये जाहिर करता है कि ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, जो भी और भी अलग अलग तरीके के जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हैं वो भी अनस्टेबल है। भाई बिल्कुल सही बात है, हम वही देखते हुए आ रहे हैं ना अभी ऊपर से, कि चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सबस्ट्रेट हो। अब स्टेबिलिटी जो होती है वो इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ का जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी कि वो कितना ज़्यादा, उसका मॉलिक्यूलर देखेंगे ना, मॉलिक्यूल। अगर कोई चीज़ की एनर्जी, जब देखिए आपके अंदर अगर बहुत एनर्जी है, आप बहुत गुस्सा हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो आप इधर उधर भागते फिरेंगे, हलचल रहेगी आपके दिमाग में। और जब आप उस एनर्जी को लूज़ कर देंगे तो आप बड़े काम हो जाते हैं, बड़े ही शांत हो जाते हैं। हमको लगता है कि मॉलिक्यूल इस तरीके से करते हैं, लेकिन चूंकि हम खुद मॉलिक्यूल के बने हुए हैं इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। ओके, चलिए हम इस जो ग्राफ है ना इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट मौजूद है। क्या मौजूद है यहाँ पे? आपका सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से मतलब है कि यहाँ पर आपका ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं और रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, सी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ये जो ए का जो इस तरीके से स्ट्रक्चर था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, और ये भी था, इसके भी अपना ऐसा स्ट्रक्चर था। ये पूरी तरह से जो मैं बता रहा हूँ वो पूरे तरीके से तो सही नहीं है, बट चूँकि मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता इसलिए थोड़ा सा ऊपर से बता रहा हूँ। अब जैसे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पास आना चाहेंगी, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, ये सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका आपस में रिपल्शन होगा। तो यही वजह है कि आप किसी से हाथ मिला सकते हैं या दीवार के आर पार नहीं जा पाते, क्योंकि ये रिपल्शन इस तरीके से होता है। ओके, लेकिन एक क्या होता है कि आपको एक स्टेट तक आपको पहुंचना पड़ता है, और उसके बाद अगर आपका मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ पर कूद गया, या इन दोनों ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लिए और बॉन्ड बना लिया, तो आपका नया प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और इस
प्रोसेस में ये थोड़ी सी एनर्जी को बाहर निकाल देगा, एनर्जी बाहर निकाल देगा। तो ए और बी जैसे ही एक दूसरे के, ये मान लीजिए ए है ये बी है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि हम देखिए जैसे जैसे हम ये दूर थे, मतलब दूर थे, जैसे जैसे इन्होंने पास आने की कोशिश की, जैसे पास आने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को रिपेल करने लगे, और रिपेल करने की वजह से वो आपको किस में दिख रहा है कि ये देखिए जो ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है वो यही बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एनर्जी जो है वो लग रही है, इनको पास लाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी तो ये इस अवस्था में जाएंगे। लेकिन क्या होगा, एक बार ऐसी अवस्था आएगी आप इसको इतना करीब लेके आ जाएंगे कि अब उसके बाद ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे ही इन्होंने बॉन्ड बनाना शुरू किया एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, और एनर्जी बाहर निकलते 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 एक प्रोडक्ट बन के सामने आ जाएगा। अब बात आती है, इसी की तो बात है कि आपका कुर्सी रखी है घर में लकड़ी की, वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये मिल करके लकड़ी में आग लग जानी चाहिए, लेकिन लकड़ी में आग लग नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये CO2 और H2O और एनर्जी हीट बन जाना चाहिए था, लेकिन होता तो नहीं है ना ऐसा कि लकड़ी में आग तो नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो आपके जो वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो आपकी कुर्सी पे बार बार चोट कर रहा है, मार रहा है, उसको बार बार कुर्सी पे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस एनर्जी को पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही एक बार हीट इतनी बढ़ गई, आसपास इतनी हीट बढ़ गई कि अब आप क्या करते हैं, आप एक कागज़ लेते हैं, कागज़ पे आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के सूरज की किरणों को यहाँ एक जगह एकत्रित करते हैं, तो कागज़ में आग लग जाती है बिना आग के। तो हुआ कैसे वो? क्योंकि आपने जितनी एनर्जी थी वो सारी एक जगह कंसंट्रेट कर दी, और उस एनर्जी की वजह से वो ऑक्सीजन वो उसके ऊपर इस तरीके से चढ़ चुकी थी, चढ़ने की वजह से उसने नीचे उतर गई, और इस तरीके से उस कागज़ में आग लग गई। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को इतना यहाँ से भी इतना भी समझ लेंगे कि ये दो मॉलिक्यूल्स को पास आने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको देनी पड़ेगी बाहर से, तो यहाँ पर एनर्जी दे रहे थे, और जैसे ये एक स्टेट के बाद आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद ये अपने आप नीचे उतर जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। स्टार्टअप है, स्टार्टअप होते ना, लोग नया धंधा खोलना चाहते हैं, तो आपका अगर खुद पैसा कमा के धंधा खोलना चाहेंगे, खुद ही पैसा कमाएंगे, फिर उस पैसे को अपने नए धंधे में लगाएंगे, तब नया धंधा चालू होगा, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर आपको कोई पैसा उधारी दे दे। तो एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम वो एनर्जी उधारी पे दे देता है ना, वो एनर्जी अब कम लगेगी, ठीक है, वो एनर्जी कम लगती है तो वो जल्दी से सक्सीड हो जाता है। तो अगर कोई आपको पैसा दे दे तो उस तरीके से आपका धंधा जल्दी शुरू हो जाएगा, जल्दी आप सक्सेस पे पहुंच पाएंगे। तो ये भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पर आपका जो एंजाइम था उसने आपका ये एनर्जी को कम कर दिया, और इस एनर्जी को, जिसकी हम अभी तक केवल बात कर रहे थे, इस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम किसको कम कर देता है? एक ऐसी एनर्जी को कम कर देता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनना होता है। अब ये एनर्जी ज़रूरी भी है ना, क्योंकि अगर ये नहीं होगी एक्टिवेशन एनर्जी हर रिएक्शन के लिए अगर ज़रूरी ना हो तो आपका तो घर पे रखी टेबल कुर्सी में आग लग जाए, जो कि हम नहीं चाहते हैं, है ना। तो इसलिए इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर यही सब कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, भाई वाई एक्सिस एनर्जी को दिखाएगा, एक्स एक्सिस नॉर्मल उसको दिखाएगा। द एक्सिस इज रिप्रेजेंट टू द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और द स्टेट थ्रू द ट्रांजिएंट स्टेट, मतलब कि वो किस तरीके से आप रिएक्शन टाइम चल रहा है, इसको टाइम भी मान सकते हैं आप वाई एक्स एक्सिस को। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, आप दो चीज़ देखेंगे। अब दो चीज़ क्या है, एक तो द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द एस एंड पी, कि देखिए पहले जो थी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की थी वो ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की जो थी एनर्जी कम थी। तो ये तो भैया अच्छी बात है ना, तभी तो रिएक्शन हो पाएगी। और ये एनर्जी अगर किसी चीज़ की ज़्यादा है बाद में कम हो रही है तो जो बीच की जो एनर्जी डिफरेंस था वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और यही बताता है कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो अपने से स्टेबल होना चाहती हैं, तो जिस स्टेट में है उससे स्टेबल फॉर्म में आना चाहती हैं। अब P एट द लोअर लेवल, P लोअर लेवल पे है और देन S, P लोअर लेवल पे है S से, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है,
एनर्जी निकालने वाली, बाहर निकालेगा एनर्जी। तो ये ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है तभी तो एनर्जी बाहर निकली। अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता तो एनर्जी देनी पड़ती। और देखिए आपने एनर्जी दी ही तो थी, जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा था तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो एनर्जी निकल रही थी। तो ये तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर मैं इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाऊं, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें तो इतनी एनर्जी निकलेगी। ऊपर वाला है आपका टर्नओवर। टर्नओवर कैसे? आपने लगाया, आपने 500 रुपये का सामान खरीदा और 500 रुपये का सामान खरीदने के बाद उसको 2000 रुपये में बेच दिया। अब ये 500 रुपये का खरीदेंगे, 2000 का बेच दिया, तो भैया घटाना तो पड़ेगा ना ओवरऑल फ़ायदे के लिए। आप ये तो नहीं बोल सकते 2000 का फ़ायदा हो गया, आपको घटाना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे कि हाँ 1500 का फ़ायदा हुआ है। उसी तरीके से तो हाउएवर, जबकि वेदर द एक्सोथर्मिक और एंडो और स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये ऐसी रिएक्शंस अपने आप हो जाती हैं, चाहे इनको बहुत टाइम लगेगा लेकिन अपने आप हो जाएंगी। और एंडोथर्मिक, भाई ये अगर नीचे जा रहा है और एनर्जी अगर नीचे जा रहा है और एनर्जी निकल रही है बाहर तो होती है एक्सोथर्मिक, और ये जा रहा है ऊपर और एनर्जी देनी पड़ रही है तो ये होता है एंडोथर्मिक। ओके देखिए ये एंजाइम वाला जो है बड़ा थोड़ा सा टीडियस माना जाता है, थोड़ा सा समझने में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वीडियो को बार बार देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसको और कुछ नए तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। द सबस्ट्रेट जो है हैज़ टू गो थ्रू द मच हायर एनर्जी ट्रांजिएंट स्टेट, है ना। अब जो सबस्ट्रेट है उसको आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ये उसका रास्ता है, उसको एक हायर स्टेट से ट्रांजिएंट स्टेट से गुजरना ही पड़ेगा। क्यों? ताकि हमारे टेबल कुर्सी में आग ना लग जाए। अब दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। अब एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिएंट S2P मोर इजीली। अब यहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है और ये अपना रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है, तो इसलिए ट्रांजिएंट स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। एंजाइम क्या करता है? इसको नीचे ला देता है। अब नीचे ला देगा तो एनर्जी कम लगेगी, कम टाइम में ज़्यादा रिएक्शंस हो पाएंगी। अब नेचर ऑफ एंजाइम रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस होती है ना दुनिया में, उसको मतलब एंजाइम जो कैटालाइज करता है जो रिएक्शंस, उसको ना बड़े कम चीज़ों में विभाजित कर दिया गया है। किस तरीके से? मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के ऊपर आपने क्या लगा दिया? एक मॉलिक्यूल लगा दिया कोई और दूसरा, तो आपने क्या किया? ट्रांसफ़र किया ना किसी चीज़ को, इसके ऊपर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन हो गई ट्रांसफ़र रिएक्शन, एंजाइम हो जाएगा ट्रांसफरेज। इतना आसान। ये एक चीज़ है, इसको करना है, तोड़ना है, इसका करना है लाइसिस, तो लाइसिस का हो जाएगा लाइएज, जो चीज़ों को तोड़ेगा। अब दो चीज़ हैं, दोनों चीज़ों को जोड़ना है, इन दोनों को लाइगेट करना है, इंग्लिश में बोलते हैं लाइगेट मतलब जोड़ना, तो इसका एंजाइम हो जाएगा लाइगेज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेजर कैटेगरीज बना दी गई हैं एंजाइम्स की, है ना। तो उन एंजाइम्स में कैटेगरीज में क्या क्या आ जाएगा ये देखिए। ये नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ से कि एंजाइम सब्सट्रेट, फिर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। ये है, ये बेसिक रिएक्शन है, यही लिखा हुआ है ऊपर, और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब क्या बोलते हैं, अच्छा ओके इसने दिया ही नहीं है ये सारी चीज़ें। तो जो हमने देखा एग्जाम्पल, हमने क्या देखा कि भाई कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया गया है चीज़ों को। अगर दो चीज़ें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, मान लीजिए ये ग्लूकोज था, है ना, ग्लूकोज था, ग्लूकोज के ऊपर आपने ATP से एक फॉस्फेट उठा करके वो फॉस्फेट इस पे लगा दिया। ये है आपका रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला रिएक्शन, ग्लूकोज प्लस ATP का इस्तेमाल करके हेक्सोकाइनेज आपका एंजाइम हो जाएगा। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा, रिएक्शन हो गई। और यही रिएक्शन है पहली रिएक्शन है, तो ये हो जाएगी हमारी ट्रांसफरेज रिएक्शन। और यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है हमारा कैटालिटिक साइकिल को। कैटालिटिक साइकिल क्या होती है भैया? कुछ नहीं है, एंजाइम है, फिर इसके पास सबस्ट्रेट जो है घूमता घूमता आएगा, इसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये इस पे बॉन्ड को ब्रेक करेगा या तोड़ेगा, जो भी करना होगा वो करेगा, फिर ये एंजाइम और प्रोडक्ट का एक जो कॉम्प्लेक्स बना देगा, फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ये चला जाएगा अपने काम पे जहाँ पे जाना है इसको। तो ये है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट जो सो कॉल्ड कैटालिटिक साइकिल। फर्स्ट सबसे पहले
सबस्ट्रेट जो बाइंड कर जाएगा एंजाइम से, सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा एंजाइम से, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट में बाइंड कर जाएगा। अगला, बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टरेट शेप, कि एंजाइम जैसे ही बाइंड करे, एंजाइम से जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा वो इंड्यूस करेगा कि चलो भाई कुछ चेंज होना चाहिए स्ट्रक्चर में। अब जैसे ही अब एक्टिव साइट जो है ऑफ द एंजाइम नाउ इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट, ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अब क्या होगा, कुछ भी बॉन्ड ब्रेक करना है, बनाना है नए बॉन्ड, वो हो जाएगा एक्टिव साइट के अंदर, और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन, कि भाई उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है उसको रिलीज कर देगा। वही ये जो चीज़ हमने अभी देखी, ये शब्दों की फॉर्म में इधर लिखी हुई है। अब आ जाते हैं हम कि क्या है ऐसी चीज़ें जो कि आपका इसको इसकी जो एक्टिविटी है, इसका जो रेट है ना, बाहर आदमी काम कर रहा था ना, जो दिहाड़ी पे काम कर रहा था मजदूर, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करेंगी कि उसकी रेट ऑफ एफिशिएंसी कम होगी कि ज़्यादा होगी। पैसा दे देंगे बढ़िया तरीके से काम करेगा, कम कर देंगे तो दिल अच्छा काम नहीं करेगा, और धूप होगी ज़्यादा तो भी अच्छा काम नहीं करेगा। तो ये अलग अलग मैटर, अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका अलग अलग अफेक्ट करती हैं चीज़ें, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एक्टिविटी, उस किस पे मैटर, किस पे डिपेंड कर रही है। तो ये हमारा एक था प्रोटीन, ले लेते हैं एंजाइम ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है। अब टेम्परेचर के लिए बोल रहा है, अब टेम्परेचर के लिए कहा, देखिए यहाँ से पहले इसको ऊपर वाले को खत्म कर लेते हैं। एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम वो अलग अलग चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है। अब ये क्या क्या चीज़ें हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन पीएच हो सकता है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, याद कीजिए ऊपर हम कर चुके हैं इसको पहले से ही, कि भाई मान लीजिए ना एक कंपनी में मैगी के पैकेट बनवाने, पतंजलि आटा नूडल्स बनवाने। अब पतंजलि आटा नूडल्स बनवाने के लिए अगर पतंजलि का आटा ही नहीं है तो नूडल्स बनेगा क्या, नहीं ना। तो पहले जो कोई भी चीज़ बनवानी है उसके लिए सबस्ट्रेट तो होना चाहिए ना। अगर सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा दे दोगे लोग उतना फटाफट से ज़्यादा नूडल्स बना देंगे, कम दोगे तो कम बनाएंगे। तो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड कर रहा है ना। और द बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल्स और द रेगुलेटरी और दैट रेगुलेटरी एक्टिविटी, ये अभी आगे देखेंगे। कोफैक्टर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कि इस कोफैक्टर्स वगैरह भी अब एंजाइम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। वो कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। सबसे पहला है टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर एंड पीएच के ऊपर आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ, यस, टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम जनरली फंक्शन टू द नैरो रेंज। आप देखिए, हम जो है ना यूरी थर्मल बोलते हैं। यूरी थर्मल का मतलब होता है कि हम जो अपना टेम्परेचर अपने से कंट्रोल कर पाएँ। हम जो अपना टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस पे बना के रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो एंजाइम्स को भी तो इसी पे काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो चीज़ होती है ना, हमारा जो एंजाइम होता है वो इस तरीके से एक खास टेम्परेचर पर ही काम करेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इससे कम पे जाएंगे तब भी आपका एक्टिविटी, भाई ये है आपका एक्टिविटी, ये है आपका टेम्परेचर या फिर पीएच, दोनों ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पीएच और टेम्परेचर एक खास पीएच पर ही काम करेगा। आपका सलाइवरी एमिलेज होता है, सलाइवरी एमिलेज जो होता है, सलाइवरी एमिलेज। अब भाई जो माउथ है उसका पीएच तो 7 ही रहता है, तो सलाइवरी एमिलेज मैक्सिमम काम करेगा 7 पे। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये सलाइवरी एमिलेज 7 पे काम कर रहा है। अब इसी का एक भाई बंधु है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एमिलेज, वो काम करता है 8 पे। क्यों? क्योंकि भाई अपना ड्यूटेनम में थोड़ा सा एल्केलाइन है पीएच, वहाँ पर वो 8 पे काम करे। दोनों काम सेम कर रहे हैं लेकिन दोनों का पीएच अलग अलग है। तो दोनों चीज़ें अपने एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है। चलिए पढ़ के देखते हैं कि एंजाइम्स जनरली फंक्शन नैरो रेंज। ये बड़ी नैरो रेंज है, ये रही नैरो रेंज। ओके, चाहे पीएच टेम्परेचर हो चाहे पीएच हो। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच। एक खास टेम्परेचर और पीएच पर ही उसकी मैक्सिमम काम करेगा। उसको उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं, ये याद रखिएगा। एक्टिविटी डिक्लाइंस, दोनों तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो भी कम होगी, राइट साइड जाएंगे तो भी कम होगी, क्योंकि एक ही जगह पर तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है वो, एक ही टेम्परेचर है। हम इवॉल्व ही इस तरीके से हुए। अगर हमें हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस अपनी बॉडी में मेंटेन करके रखना है तो एंजाइम को ऐसा क्यों, एंजाइम को भी तो हम ऐसा ही बनाएंगे जो 37 डिग्री सेल्सियस पे अपना सबसे हाईएस्ट काम करके दिखाए। ओके, द टेम्परेचर प्रिजर्व दैट द एंजाइम इन द टेम्परेरीली inactive state, whereas the high temperature destroys the enzymatic activity because of the protein and the pH। देखिए अब इधर हायर उस पे एंड पे जाएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तब भी आपका प्रोटीन का शेप बिगड़ जाएगा, पीएच ज़्यादा कर देंगे तब भी आपका प्रोटीन का शेप बिगड़ जाएगा। तो शेप बिगड़ने की वजह से प्रोटीन जो है काम नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अपने इसकी,
क्या नाम था, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, हाँ ये रहा। तो चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस तरीके से वो होती है, देखिए एक्स एक्सिस पे डाल रखा है आपने सबस्ट्रेट, ले लेते हैं पेन, सबस्ट्रेट डाल दिया, वाई एक्सिस पे डाल दिया अपना वेलोसिटी या रेट, ठीक है, वेलोसिटी डाल दो, रेट डाल दो। अब जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे थे, है ना, बढ़ा रहे हो ना, बढ़ा रहे हो। अब भैया आपके एंजाइम ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बंदे बैठे हैं काम करने के लिए, आपने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट, आपने डिलीवरी आने लगी, सबस्ट्रेट आने लगा, ये लोग काम करेंगे, आने लगा, ठीक है, तो 3 पैकेट आए, तो 3 बंदे काम पे लग गए, अच्छे से काम कर रहे हैं भाई, इतना पहुंच गया, बोला कि और पैकेट लेके आओ, आप 3 पैकेट और ले आए, तो 3 बंदे और काम पे लग गए, तो बढ़ गई आपकी एंजाइम एफिशिएंसी, बोले कि 3 और लेके आओ, उसने 3 और लेके आया, तो 3 बंदे और काम पे लगे और एंजाइम एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन 10 बंदे हो गए ना, अब और लेके आओ, अब और प्रोडक्ट लेके आओ, और सबस्ट्रेट लेके आओ, अब दोगे इनको तो ये काम कर पाएंगे, सब पहले से काम कर रहे हैं ना, तो बढ़ेगा क्या, नहीं ना, तो एक टाइम के बाद शांत हो जाएगा, है ना। यही है ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस तरीके से इसको अफेक्ट करता है एंजाइम को, कि आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे पहले एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद शांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में नंबर ऑफ एंजाइम तो फिक्स ही है ना, वो तो अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड होता तो अनलिमिटेड ऊपर तक चला जाता है। ओके, यही बोल रहे हैं कि अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को हमने थोड़ा सा और डिटेल में देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, कि बोल रहा है कि विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इधर बढ़ाएंगे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइजेस फर्स्ट, पहले बढ़ेगी फिर उसके बाद शांत हो जाएगी, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज टू अ मैक्सिमम वेलोसिटी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगी और फिर वो मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करके रखेगी, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर राइज इन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कि भाई आप इसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ाते भी जाओ। अब खुद देखो ना आप कि यहाँ के बाद अब आपने कंसंट्रेशन जब बढ़ा रहे थे तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। अब दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्योंकि अब भाई बंदे तो नहीं रहे ना, एंजाइम कम हो गए, सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गया है, सारे एंजाइम्स पे सबस्ट्रेट लगा हुआ है पहले से ही, तो है ही नहीं और ज़्यादा एंजाइम काम करने के लिए, तो आप डालते जाओ सबस्ट्रेट, कोई फ़ायदा थोड़ी है। दिस इज बिकॉज ओके फाइन एंड आफ्टर सेचुरेशन, एक बार सेचुरेशन इसी को बोलते हैं, आपने सारे जितने एंजाइम थे उतना सबस्ट्रेट दे दिया, वो सेचुरेशन हो गया। आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड टू द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अब कुछ है ही नहीं ना बाइंड करने के लिए, तो वो फालतू में पड़े रहेंगे सबस्ट्रेट इधर उधर। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड्स टू द एंजाइम। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्या चीज़ कि ये एंजाइम है ना, ये एंजाइम है, इसके ऊपर ये एक्टिव साइट थी, यहाँ पर आपका ये सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और साइट्स भी हो सकती हैं, है ना। ये क्या हो सकता है कि ये आपका देखिए प्रोटीन है इस तरीके से, ये तो हो गई आपकी एक्टिव साइट, ये हो गई आपकी एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट में आपका एक तो बाइंड हो सकता है सबस्ट्रेट, लेकिन सबस्ट्रेट की तरह दिखने वाला एक बुरा आदमी भी था, ओके। ये बुरा आदमी सबस्ट्रेट की तरह दिखता था और एक्टिव साइट में जा सकता है, और ये जा करके कुछ नहीं है, बैठा रहेगा उधर और कुछ करेगा ही नहीं, प्रोडक्ट में चेंज होगा ही नहीं, तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं इनहिबिटर। भाई इसकी वजह से काम कम हो रहा है ना, इनहिबिट कर रहा है रिएक्शन को, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दे रहा, तो ऐसा इनहिबिटर हो गया। अब ये तो हो गया एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड कर सकते, मतलब नॉर्मल उस पर इनहिबिटर हो गया। चलिए अब इसमें पढ़ के देखते हैं कि इनहिबिटर के बारे में ये क्या बोल रहा है, कि व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, भाई ये बाइंड किया तो कोई केमिकल एक्टिविटी थोड़ी हो रही है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। भाई इनहिबिशन हो गया, और इनहिबिशन हो किसकी वजह से रहा है, इस भाई साहब की वजह से, इस भाई साहब को बोलते हैं इनहिबिटर, खत्म। वैसे इसमें हाँ दिया है, कॉम्पिटिटिव दिया है, ठीक है। देखिए दूसरी चीज़ है कि ये भाई साहब बाइंड कर सकते हैं एक्टिव साइट पे। अगर ये एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे तो भैया क्या कर रहे हैं, ये compete नहीं कर रहे हैं भाई, कंपटीशन में आ गए ना, चल तू इस पे बाइंड होके दिखाएगा कि मैं बाइंड होके दिखाऊं, तो ये कंपटीशन में आ गए यहाँ पर बाइंड करने के लिए, तो इनको आपस में बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब बाई चांस मान लीजिए इसका दिमाग फिर गया, बोला कि नहीं तू वहाँ पे लग जा, जहाँ भी तुझे लगना है मैं यहाँ आके लग जाऊँगा, तो ये बंदा यहाँ पे आके लग गया, यहाँ पर आकर के बैठकर भी एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है, तो यहाँ पर इसको बोल देते थे एलोस्टेरिक इनहिबिटर। है नहीं किताब में बट याद रख सकते हैं कि एलोस्टेरिक
स्टेरिक इनहिबिटर, क्या है स्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब क्या है भाई, तू बाइंड होकर दिखाए कि मैं बाइंड होकर दिखाऊं एक्टिव साइट पे, तो कंपटीशन आ गया, तो दोनों में से एक ही बाइंड हो पाएगा, कभी ये बाइंड होगा कभी ये बाइंड होगा, जब ये बाइंड होगा तो रिएक्शन कम हो जाएगी, उसी की वजह से रिएक्शन ओवरऑल कम होती चली जाएगी। अब ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, देखिए बोल रहा है इसकी स्ट्रक्चर जो है आपस में सिमिलर होते हैं विद द सबस्ट्रेट की तरह दिखता है। द इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर जो है वो स्ट्रक्चर के साथ, जो मेन सबस्ट्रेट है उसके साथ कम्पीट करने लगता है सबस्ट्रेट, एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम, अब और एक्टिव साइट पे बाइंड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज अ रिजल्ट, अब सबस्ट्रेट जब बाइंड नहीं कर पाएगा तब तक इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, तब तक रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी, तब तक एंजाइम रिएक्शन जो है डिक्लाइन हो जाएगी, एंजाइम रेट। द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक, ये एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, द inhibition of the succinate dehydrogenase by the malonate which closely resemble to the substrate succinate in structure, such competitive inhibitors are often used into the control of the bacterial pathogen। मतलब एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, आइडिया इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन पे, ये पोर्शन हम देख चुके हैं, हाँ कोई अलग बात नहीं है। क्या बताया था मैंने कि अगर ये एंजाइम है, इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट पे कोई चीज़ उठा के लगा दी तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया ना, तो ट्रांसफरेज एंजाइम हो गया, ट्रांसफरेज रिएक्शन हो गई, ट्रांसफ़र रिएक्शन है ना। पानी का एंजाइम करके हाइड्रोलिसिस ऑफ, मतलब पानी का इस्तेमाल करके आप बॉन्ड ब्रेक कर दो, है ना, आपका चाहे ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था आप इसको बाइंड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोलिस। आप और चीज़ों, और ये है कि दोबारा से एंजाइम कैटलाइज रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस। ऊपर मैंने लाइज वाले का ये एग्जांपल दिया था जो कि गलत है। अगर हाइड्रोलिसिस के अलावा लाइसिस हो रहा है तो इसका तोड़ रहे हो, तो ये लाइसिस हो रहा है, तो सिंपली ये हो गया लाइज। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो उसको बोल देंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। सो सिंपली कौन सी रिएक्शन वो करा रहा है उसके बेसिस पे उसको मेजरली उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। दो चीज़ों को जोड़ेंगे लाइगेज, ओके, और आइसोमरेज उसका पोजिशनल, मतलब कि फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट से फ्रक्टोज नहीं, उसका आइसोमर बनवा देना, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनवा देना, तो वो उसका आइसोमरेज हो जाएगा, वो रिएक्शन आइसोमर हो गई। ये हो गया। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। देखिए कोफैक्टर इज जस्ट लाइक कि जैसे बस चलाने के लिए कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है ना, उस तरीके से बस में आपका काम तो मेन ड्राइवर ही कर रहा है, बस को चलाएगा तो एंजाइम ही, लेकिन बहुत अच्छा में कंडक्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर काम करता है कोफैक्टर। ओके, अब आप बोलते हैं ना कि खाना खाते हैं आप, विटामिन होना चाहिए खाने में, तो विटामिन करता क्या है, विटामिन आपको कोई एनर्जी नहीं दे रहा होता है, विटामिन ऐसी चीज़ों में बदल जाता है जो कि बन जाते हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर बनने के बाद लग जाते हैं ये एंजाइम के ऊपर लग जाएंगे, तो एंजाइम की बड़ी अच्छे से मदद करेंगे और काम करने में इसको मदद करेंगे। एक बड़ा अच्छा सा मेरे पास वो था, वो आपको दिखाता हूँ, एक ये रहा आपका। ओके, तो सिंपल है, आपका जब एंजाइम जो होता है ना, वो एंजाइम होलो एंजाइम कहलाता है। जब आपका इसमें एक तो हो गया भाई प्रोटीन वाला पार्शन, ये आपका हो गया प्रोटीन, है ना, तो जिसका एंजाइम जिसका बना है, तो वो तो हो गया आपका एपो एंजाइम वाला पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट, ये हो गया प्रोटीन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। और उसके साथ हो जाएगा कंडक्टर, और कंडक्टर है हमारा कोफैक्टर। तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम, मतलब कि एपो एंजाइम वाला पार्ट हो गया। अब एपो एंजाइम किस तरीके से, देखिए एंजाइम होते हैं दो तरीके के, सिंपल एंजाइम में भाई खाली ड्राइवर है, मतलब कि खाली प्रोटीन वाला पोर्शन है, रिएक्शन वही करा रहा है। एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम में होते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। अब एपो एंजाइम हो गया ड्राइवर, मतलब प्रोटीन वाला पार्ट, और कोफैक्टर हो गया कंडक्टर, जो कि मदद करेगा। अब मदद करने में कोफैक्टर किस किस तरीके से हो सकता है आपका, या तो हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब आपने हीम का नाम सुना होगा, एफएडी का नाम सुना होगा, ये एंजाइम से अटैच करते हैं, लेकिन लिटरली अटैच करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर आपका कोएंजाइम भी हो सकता है, एनएडी एग्जांपल हो जाएगा, ये अटैच नहीं करते हैं डायरेक्टली। या फिर इसके अलावा सब कुछ इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन होता है, एमिलेज जो एंजाइम होता है उसमें क्लोराइड आयन लगा होता है। तो ये पूरा का पूरा जो कोफैक्टर वाला पोर्शन है वो आप इसको इतने से में आप समझ सकते हैं कैसे। कुछ एंजाइम होंगे, एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल जिसमें खाली प्रोटीन होता है, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड जिसमें प्रोटीन के साथ में
आपका कोफैक्टर भी होता है, मतलब ड्राइवर प्लस कंडक्टर। अब कंडक्टर को देखते हैं कि कंडक्टर जो होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, या फिर कोएंजाइम, या फिर इनऑर्गेनिक आयन। अगर आपका डायरेक्ट अटैच कर रहा है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर अटैच नहीं कर रहा है तो कोएंजाइम, और अगर आयन है तो इनऑर्गेनिक आयन। ओके, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है ये वाला चैप्टर।